आज हम लोग कंपनी में डिवेंचर अकाउंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। डिवेंचर का इशू हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिवेंचर के रिडीम्शन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, डिवेंचर कंपनी के लिए एक लोन है, ओके, और लोन तो मुझे वापस करना ही पड़ेगा। किसी भी कंपनी को लोन वापस करना पड़ता है, चाहे किसी भी इंडिविजुअल को लोन वापस करना पड़ता है। जब हम लोग एज ए इंडिविजुअल जब लोन वापस करते हैं तो उसे रीपेमेंट ऑफ लोन कहते हैं, ओके। डिवेंचर का लोन जब वापस किया जाता है तो उसे रिडीम्शन बोलते हैं। Redemption of debenture means discharging the liability for debenture issued by a company, okay, or by making payment to debenture holders, okay. So when you redeem the debenture, liability of a company reduces. जैसे ही आप डिवेंचर को रिडीम करते हो, कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। डिवेंचर की रिडीम्शन का टर्म्स एट द टाइम ऑफ इशू ही डिसाइडेड होता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है। डिवेंचर रिडीम इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, लाइक दिस, ओके। डिवेंचर का रिडीम्शन ढेर सारे तरीके से होता है। अपने डिवेंचर को खुद ओपन मार्केट से खरीद लेती है कंपनी, या इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर देती है, या डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर देती है, ओके। तो इस तरीके से डिवेंचर का रिडीम्शन हो सकता है। डिवेंचर्स आर रिडीम्ड नॉर्मली ऑन द ड्यू डेट विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। Sometime before the due date, by in installment, it can also be redeemed by draw of lots or by purchase from the open market, either stock of exchange. कब कंपनी अपने डिवेंचर को खुद खरीदती है? जब कंपनी देखती है कि डिवेंचर का कंपनी के पास या तो सरप्लस पैसा होता है, तो वो अपने ही डिवेंचर में खुद पैसा इन्वेस्ट कर लेती है बाई बैक करके। कभी कभी देखती है कि उसका डिवेंचर का मार्केट में रेट बहुत अभी डाउन है, तो अपने ही खरीद लेती है अगर सरप्लस पैसा होता है कंपनी के पास। तो अमाउंट ऑफ रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर इज डिसाइडेड एज पर द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, एज वेल एज whether redeemed on due date or whether redeemed in installment, जैसा भी टर्म्स ऑफ इशू होता है। whether डिवेंचर redeemed at par और whether डिवेंचर redeemed at premium, चाहे पार पे रिडीम हो या प्रीमियम पे रिडीम। सोर्सेस ऑफ रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर जो है, एक आउट ऑफ कैपिटल है। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जब कंपनी अपने प्रॉफिट को यूज नहीं करती है, जो कि अवेलेबल फॉर रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर होता है, ओके। दूसरा, आउट ऑफ प्रॉफिट, इफ द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड बाय ट्रांसफरिंग अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिवेंचर, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, यानी 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर टू डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट, इट इज रिडीम्शन आउट ऑफ प्रॉफिट। यानी ऐसे जान लीजिए कि अगर प्रॉफिट से रिडीम करना है डिवेंचर को, तो जितने का डिवेंचर होता है उतने वैल्यू का एक डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उसी से हम पेमेंट कर देते हैं। और तीसरा तरीका है कि आउट ऑफ बाय कंबाइनिंग बोथ, कुछ पोर्शन आउट ऑफ कैपिटल, कुछ पोर्शन आउट ऑफ प्रॉफिट। यानी जब आप लेस देन 100% प्रॉफिट से रिडीम करते हैं, इट मीन्स जो रेस्ट हुआ वो आउट ऑफ कैपिटल आपने किए, ओके। नेक्स्ट देखिए कि जब आप डिवेंचर को
Debentures DRR is a reserve set aside out of profit available for payment of dividend for the purpose of redemption of debenture. DRR जो है एक रिजर्व होता है जिसका मुख्य मकसद होता है कि डिवेंचर को आउट ऑफ प्रॉफिट बिना कैपिटल को अफेक्ट किए हुए रिडीम करना। सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार when debenture are issued by a company under this section, the company shall create a DRR account out of profit of the company available for payment of dividend to the amount credited to such shall not be utilized by the company except for the redemption of debentures। मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा हुआ है उसी में से हम क्या करते हैं, DRR क्रिएट करते हैं। ओके, और DRR का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर रिडीम्पशन के लिए ही होता है। आफ्टर डिवेंचर रिडीम्पशन DRR के पैसा को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। रूल 18 सबसेक्शन 7B ऑफ द कंपनीज एक्ट शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 एज अमेंडेड ऑन 16 अगस्त 2019 प्रिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। अमाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू DRR आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज that are available for payment of dividend, and amount that shall be transferred to DRR shall be as follows। क्या होगा, हर किसी को हर तरीके के कंपनी को DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। किसको DRR क्रिएट करने की ज़रूरत है और किसे DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इस चार्ट से समझ सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। ओके, आप यह चार्ट से समझ सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अगर DRI की ये डिवेंचर इशू किया जाता है तो DRR की ज़रूरत नहीं होती है। बैंकिंग कंपनीज को DRR की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन Okay, DRR shall be prescribed for NBFC registered with RBI. At present, such companies are not required to transfer amount to DRR. NBFC, non-banking financial corporation. Listed companies, okay, other than AIFI and banking companies for both public issue and private placement of debenture, non-banking companies registered with RBI, DRR not required, housing finance companies, DRR not required, other listed companies, DRR not required. Unlisted companies other than all India financial institutions and banking companies, NBFC registered with RBI, DRR not required, housing finance companies registered with National Housing Bank, DRR not required. Other unlisted companies के लिए DRR shall be 10% of the value of the outstanding debenture। यानी इन कंपनीज को छोड़ के जितनी भी कंपनीज है उसे कम से कम अपने आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 10% of the outstanding debenture is to be set aside in DRR. In case of convertible debenture, amount shall be assigned to DRR, non-convertible part of the debenture. Okay? So ये आपका DRR की रिक्वायरमेंट है कि DRR कितना और किसका हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट आप जब देखेंगे तो
डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व इज ए स्पेसिफिक रिजर्व विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर। यानी अनलिस्टेड कंपनी को ही डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत होती है। आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अमाउंट टू डीआरआर विच शैल नॉट बी लेस देन 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। और अगर डिवेंचर को फुल्ली रिडीम करना है मुझे आउट ऑफ प्रॉफिट, तो 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिवेंचर हम डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। Amount besides amount is not transferred to DRR in case debentures are fully convertible into shares or new debentures। तो वैसे केस में क्या होगा, DRR ट्रांसफर में पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। In case the debentures are partly convertible, amount is transferred to DRR for non-convertible part of the debenture। यानी जिस डिवेंचर को हम शेयर में कन्वर्ट करके रिडीम करेंगे उसके लिए DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके और जिस डिवेंचर को मुझे विदाउट कन्वर्जन मुझे रिडीम करने की ज़रूरत है उसके लिए ही डीआरआर क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। ओके हमेशा याद रखिए कि कंपनी डिविडेंड जो पे करती है उसके लिए उसके पास क्या क्या फंड होते हैं जिसका यूटिलाइजेशन वो डिविडेंड पे करने में लगाती है। तो एक जनरल रिजर्व, दूसरा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तीसरा प्रॉफिट, ओके चौथा प्रॉफिट को ही हम नेट प्रॉफिट जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है और इसी में से हम पैसा डीआरआर में क्रिएट करते हैं। यानी रिजर्व एंड सरप्लस में से ही पैसा हम डीआरआर में क्रिएट करते हैं। पूरे चैप्टर में आपका डिवेंचर रिडीम्शन में डीआरआर का बहुत इंपॉर्टेंस है। अमाउंट सेट असाइड टू डीआरआर आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट एज डिविडेंड एट एनी टाइम बिफोर द रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर। और वो डीआरआर में आइदर इन लम्प सम और इन पार्ट बिफोर द रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर। रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर से पहले एक बार या तो लम्प सम में आप डीआरआर में क्रिएट कर दीजिए या पार्ट पार्ट में कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप डीआरआर को पार्ट में पेमेंट ट्रांसफर करते हो तो जो पहले से जो डीआरआर है आपके पास, पार्ट में जब आप डिवेंचर को रिडीम करते हो तो जो पहले से डीआरआर है वो डीआरआर कंसीडर किया जाता है। अनदर एग्जाम्पल जो डीआरआर का है कि एन अनलिस्टेड कंपनी विच इज नॉट एन एनबीएफसी और एचएफसी हैज आउटस्टैंडिंग डिवेंचर ऑफ 10 लाख, इट हैज बैलेंस ऑफ 2,50,000 इन डीआरआर अमाउंट। एक एग्जाम्पल है कि 10 लाख का आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है, सपोज करो एक नॉन एनबीएफसी और एचएफसी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है। 10 लाख का डिवेंचर है, इसमें 2.5 लाख रुपया ऑलरेडी डीआरआर में है। इट इज टू रिडीम डिवेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट सिंस इट शुड हैव बैलेंस इन डीआरआर अकाउंट ऑफ ₹10 लाख, आइदर 100% चाहिए पूरा प्रॉफिट से रिडीम करना है, तो रेस्ट जो 7,50,000 बचा वो डीआरआर अकाउंट में बिफोर रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर ट्रांसफर करें। It should be noted that the prescribed amount for DRR should be the balance in DRR account before the redemption of debenture। और गौर कीजिए कि तो DRR के में जो हम लोग बैलेंस में ट्रांसफ़र करेंगे वो किसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो जितना मुझे DRR के लिए ज़रूरत है पैसा उसके अलावे अगर ओपनिंग बैलेंस पहले से है तो उस ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट देखें डिवेंचर रिडीम्शन इन्वेस्टमेंट। एक चीज़ और गौर करें कि डिवेंचर में जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में पैसा जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए एंट्री क्या होगी,
जब आप डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे? डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का जो एंट्री है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट हम लोग ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये देखिए, फॉर ट्रांसफरिंग अमाउंट टू डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व। चूँकि जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, सरप्लस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों के तीनों क्या है? अमाउंट अवेलेबल फॉर द डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड के लिए अवेलेबल अमाउंट होते हैं जिसे हम डीआरआर में ट्रांसफर करते हैं। डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व टू जनरल रिजर्व, और फिर डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व के पैसा को हम लोग क्या करते हैं? जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर अनयूटिलाइज जो पार्ट होता है, रिडीम्शन के बाद जो पैसा बच जाता है, अनयूटिलाइज पार्ट को हम डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, ओके। उसके बाद आप देखें, ट्रांसफ़र ऑफ डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व टू जनरल रिजर्व हुआ व्हेन प्रोपोर्शनेट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीआरआर टू जनरल रिजर्व। जब हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं डीआरआर से जनरल रिजर्व में, तो डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व टू जनरल रिजर्व। प्रोपोर्शनेट अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि हम जितना पैसा मान लो रिडीम कर लिए, तो सपोज कीजिए कि हम डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में हमने 1 लाख रुपया डाला है, ओके। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देखिए कि कंपनी के पास 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच है। इट हैज़ टू रिडीम 2,000 डिवेंचर्स आउट ऑफ द 10,000 डिवेंचर्स, यानी कि कंपनी के पास 10,000 8% डिवेंचर है, उसमें से वो 2,000 डिवेंचर को रिडीम करना चाहता है। तो इसके लिए क्या होगा कि इट शैल ट्रांसफर एट लीस्ट 1 लाख बीइंग 10% ऑफ 10 lakh to DRR before 31st March 2021. After redemption of 2008% डिवेंचर, यानी कि 2008% डिवेंचर का मतलब क्या हुआ? 1/5। तो 1 लाख जो उसके DRR में है, उसका 1/5 वो डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। यानी जो पार्ट आप रिडीम कर दिए, जैसे 10 लाख का डिवेंचर आपके पास था रिडीम करने के लिए, उसका 1/5 2 लाख का डिवेंचर 2 लाख का डिवेंचर आप रिडीम कर रहे हो। तो जिस डेट को 2 लाख का डिवेंचर आपने रिडीम कर दिया, तो आउट ऑफ 10 लाख यू रिडीम्ड डिवेंचर ऑफ ₹2 लाख, ओके। आइदर यू रिडीम्ड 1/5, सो डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में 1/5 डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में 1/5 जाएगा, ठीक है ना। तो डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1/5 जाएगा। व्हेन अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम DRR टू जनरल रिजर्व आफ्टर रिडीम्शन ऑफ ऑल द डिवेंचर, अमाउंट इन DRR अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व आफ्टर ऑल द आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड, ओके। जब सारा का सारा डिवेंचर रिडीम हो जाता है, तो फिर क्या किया जाता है कि जो आउटस्टैंडिंग DRR का अमाउंट है उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड
और सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग दिखाते हैं। अब आइए डिवेंचर रिडीम्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, डिवेंचर रिडीम्शन इन्वेस्टमेंट भी रूल 2014 के अनुसार जो अमेंड हुआ है, कंपनी डेटा टू रिडीम डिवेंचर एक्सेप्ट द एग्जेम्प्टेड कंपनी shall invest an amount not less than 15% of the nominal face value of debenture to be redeemed by 31st March of the next year in specified securities on or before 30th April of the current year। यानी कि सपोज कीजिए कि 1/4/2020 से ये साल शुरू हुआ और 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया। ओके, यू सपोज इट 1/4/2020 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया ऐसे। और 31 मार्च 2021 को अगर 2 लाख का डिवेंचर मुझे रिडीम करना है तो उसका 15% मुझे इस साल 30 अप्रैल से पहले, यानी 2 लाख का 15% 30,000 मुझे रिडीम कर देना, इन्वेस्ट कर देना। फिर से सुनिए, सपोज कीजिए मेरे पास टोटल 10 लाख का डिवेंचर है आउटस्टैंडिंग, जो कि मुझे आज निकल पे करना है, जिसमें से मैं, ये साल मेरा चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। मुझे 31 मार्च 2021 को 2 लाख का डिवेंचर रिडीम करना है। ओके, तो 2 लाख का डिवेंचर जो मुझे रिडीम करना है उसका 15% यानी 30,000 का इन्वेस्टमेंट मुझे इस साल 30 अप्रैल से पहले कर लेना है हर हाल। और फिर हम रिडीम्शन के समय उसे सेल कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे। ओके, इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय ऑल कंपनीज एक्सेप्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन regulated by RBI banking companies, other financial institution, unlisted non-banking companies and unlisted housing finance corporation। यानी कि वो सारे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जिसे DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे DRR क्रिएट करने की ज़रूरत है उसे इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत है। अब उसके बाद देखिए कि अब नेक्स्ट देखिए, DRI में कहता है इट डिपॉजिट्स विथ एनी शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज इन अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इन अनइनकम्बर्ड का मतलब क्या होता है, जो सिक्योरिटी गिरवी में नहीं है, ठीक है ना, वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आपने क्या क्या जाना कि डिवेंचर को रिडीम करने का एक तरीका है कि आइदर आउट ऑफ कैपिटल, दूसरा है आइदर आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर आउट ऑफ कैपिटल करते हैं तो किसी प्रकार के रिजर्व को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट करते हैं, रिडीम करते हैं, तो आपको डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। NBFC, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन सब को छोड़ के बाद बाकी सभी कंपनीज को अपने आउटस्टैंडिंग डिवेंचर के 10% के इक्वल डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना होता है। और इन कंपनीज को हर साल के अंत में जितना पैसा रिडीम करना, जितना पैसा चुकाना है डिवेंचर का, उसके 15% के इक्वल करेंट ईयर के 30 अप्रैल से पहले इन्वेस्ट कर देना होता है, जिस इन्वेस्टमेंट को आप रिडीम्शन के समय रियलाइज कर लीजिए। मेथड्स ऑफ रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर है
क्या कि एक तो है कि इन लमसम ऑन मैच्योरिटी, जैसे डिवेंचर को 3 साल बाद पे कर देना है, डिवेंचर को 5 साल बाद पे करना है, डिवेंचर को 10 साल बाद पे करना है, जितने भी दिनों बाद पे करना है डिवेंचर को एक लमसम में मैच्योरिटी अमाउंट पे कर दीजिए। इन इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट और बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन के थ्रू अगर आप डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो जितने डिवेंचर को आप कन्वर्ट करते हैं उसके इक्वल आपको डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में 10% तो मिनिमम है, वैसे आप 100% तक अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर फुल डिवेंचर को आउट ऑफ प्रॉफिट ही रिडीम करना है। अब डिवेंचर को जब रिडीम करना होता है लमसम में, जब डिवेंचर को हमें लमसम में रिडीम करना होता है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस दैट हम जितने का भी अमाउंट वैल्यू का डिवेंचर रिडीम करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, डिवेंचर को हम कैंसिल करेंगे। आप स्क्रीन पे देखिए क्या कि डिवेंचर को जो रिडीम करना है तो फॉर द अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर ऑन रिडीम्शन इफ द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, डिवेंचर्स को अगर मुझे पार पे रिडीम करना है तो आपने देखा डिवेंचर इश्यू में कि जब भी हम डिवेंचर को इश्यू करते हैं तो डिवेंचर क्रेडिट होता है। वैसे भी रूल है कि जब भी हम लायबिलिटी जब हमारा इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। और जब हम डिवेंचर को कैंसिल करेंगे, जब भी हम डिवेंचर को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद क्या होगा कि वो डिवेंचर जैसे ही कैंसिल होगा तो डेबिट होगा। तो डिवेंचर कैंसिल करके डेबिट करेंगे तो वो अमाउंट किसको पेएबल होगा, डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर बन जाएंगे। तो डिवेंचर लायबिलिटी कैंसिल होने पर डेबिट होगा और डिवेंचर होल्डर एक दूसरा लायबिलिटी क्रिएट होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। एंड व्हेन यू मेक पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स देन डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। If you redeem debenture at premium, then debenture debit. Premium on redemption of debenture is expense for you, so it will also be debited, and an equivalent amount will be credited to debenture holder. Okay? फिर यहाँ देखिए डिवेंचर लायबिलिटी है, कैंसिल होगा डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर एक्सपेंस है, डेबिट। एंड डिवेंचर होल्डर लायबिलिटी है। डिवेंचर होल्डर भी आपके लिए क्रेडिटर के रूप में दूसरा लायबिलिटी क्रिएट होता है, सो क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम पेबल ऑन रिडीम्शन इज ए कैपिटल लॉस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। प्रीमियम पेबल ऑन रिडीम्शन इज अकाउंटेड बाय डेबिटिंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो अब देखिए जब हम डिवेंचर को यहाँ पे समझाने के लिए कि जब डिवेंचर इशू करते थे तो आप गौर कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट करते थे, और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अगर आपने रिडीम्शन अगर प्रीमियम पे करना है टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर, और यही प्रीमियम यहाँ पे आप देखिए कि डेबिट हो, क्योंकि यहाँ पे उस समय आपके लिए लायबिलिटी था और उसको जब आप पे किया तो आपके लिए कैंसिल हो गया। ओके, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिटन फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जिसकी चर्चा हम लोग टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर में कर चुके हैं। ओके, एट द टाइम ऑफ रिडीम्शन प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज डेबिटेड एज द लायबिलिटी बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट। चूँकि एट द टाइम ऑफ इशू ये क्रेडिट किया गया था और जब हम रिडीम करते हैं तो उसे हम डेबिट कर देते हैं। तो जब हम रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर जब हम आउट ऑफ कैपिटल करेंगे तो यही एंट्री करेंगे कि पहले हम डिवेंचर को कैंसिल करेंगे। ओके, रिडीम्शन को कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद फिर क्या होगा, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। ओके, तो रिडीम्शन को कैंसिल हम एट पार या एट प्रीमियम करते हैं, और जब हम डिवेंचर को रिडीम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट, इन दैट केस क्या होगा कि
कि हम अगर फुल अमाउंट डिवेंचर का रिडीम करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, दैन इक्विवेलेंट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड फर्स्ट टू डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट एंड देन ओनली इट विल बी रिडीम्ड। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए कि एन अनलिस्टेड इन नॉन NBFC HFC कंपनी 10,000 डिवेंचर है 100 ईच का, तो आप गौर कीजिए 10 लाख का डिवेंचर हो गया। और 31 मार्च 2019 को 2000 डिवेंचर रिडीम कर रहा है, फिर 2020 को, फिर रेस्ट 2021 को। कहता है बिफोर द कंपनी रिडीम्स 2000 डिवेंचर ऑन 31 मार्च 2019 इट शुड हैव बैलेंस इन DRR आउट ऑफ 1 लाख, DRR ऑफ ₹1 लाख। कहिएगा क्यों? चूँकि 10 लाख का टोटल डिवेंचर है तो उसका 10% मिनिमम होना चाहिए। ओके, बीइंग द नॉमिनल फेस वैल्यू बिफोर द कंपनी रिडीम्स 3000 डिवेंचर्स इट शुड हैव बैलेंस इन DRR नॉट लेस देन 80,000। क्यों? चूँकि 10 लाख में से 2 लाख का तो पेमेंट कर दिया, 8 लाख बचा हुआ है, तो 10% 80,000 उसके पास DRR में कम से कम होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसी तरीके से जितना डिवेंचर आपके पास आउटस्टैंडिंग रहता है उसका 10% आपके DRR में होना चाहिए। अब है क्या कि और जैसे जैसे अगर पार्ट में आप डिवेंचर रिडीम करते चले जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2 लाख का रिडीम कर दिए, तो 2 लाख का रिडीम कर दिए और 10 लाख के लिए आपके पास 2 लाख का डिवेंचर, क्या कहते हैं, 10 लाख में से 2 लाख का डिवेंचर रिडीम कर दिया, तो 10 लाख के लिए आपके पास कितना था? 1 लाख डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में था, यानी कि 10%। तो उसी तरीके से 2 लाख के लिए 1 लाख का 2 लाख के लिए क्या होगा? 2 लाख का 10% क्या हुआ? 20,000 डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना? कंपनीज एक्ट एक नोट है, देख लीजिए कि प्रिस्क्राइब दैट DRR शैल बी एटलीस्ट 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, thus DRR should be transferred to general reserve after each redemption proportionately। ओके, चूँकि 1 लाख का DRR आपका कितने डिवेंचर होल्डर के लिए था? 10 लाख के लिए। अगर आपने उसमें से 2 लाख का डिवेंचर रिडीम कर दिया, यानी कि 1/5 आपने डिवेंचर रिडीम कर दिया, तो 1/5 DRR का भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर 50% रिडीम कर दिया तो DRR का 50% भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। और कहता है ए कंपनी हैविंग मेड द इन्वेस्टमेंट इन DRI में, अब DRI में जो आपने डिवेंचर रिडीम किया है साल के अंत में, उसका 15% जो आप इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसका 15% जो इन्वेस्ट किए हैं उसे आप कंपनी क्या कर सकते हैं? मे रियलाइज द इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एवरी रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर एंड इन्वेस्ट अगेन एन अमाउंट that is not less than 15% of the value of outstanding debenture। एक तरफ तो क्या है कि जितना आपको रिडीम करना है या तो आप रियलाइज कर लो, और नहीं तो रियलाइज करके और री इन्वेस्ट कर लो। जैसे कि 10 लाख में 2 लाख रुपया का आपको डिवेंचर रिडीम करना था, तो उसका 15% 30,000 रुपया आपने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया था, और जब हमको रिडीम करना है तो हम रियलाइज कर लेंगे। लेकिन फिर आप कर लीजिए कि अगले साल फिर 3 लाख का डिवेंचर रिडीम करना है आपको, तो 3 लाख का 15% क्या हो जाएगा? 45,000। तो फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है क्या कि आप 30,000 को रिडीम करो, रियलाइज करो, और फिर 45,000 का इन्वेस्ट करो, और नहीं तो 30,000 का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, 15,000 का और इन्वेस्ट कर दो। ठीक है ना? और तो रियलाइज न करके इन्वेस्टमेंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ताकि नेक्स्ट जो आपको डिवेंचर रिडीम करना है उसके लिए आप छोड़ देते हैं।
कहता है व्हेन डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन पार्ट इन मोर देन 1 ईयर द कंपनी कैरीज फॉरवर्ड द अर्लियर इन्वेस्टमेंट एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 सिचुएशन। कंपनी क्या करता है कि उसी इन्वेस्टमेंट को कैरी फॉरवर्ड करते चला जाता है। अब उसमें देखना क्या है कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इन द नेक्स्ट ईयर इज सेम। अगर सेम है, जैसे 2 लाख इस साल हम रिडीम किए थे, 2 लाख अगले साल भी रिडीम करना है, तो 2 लाख का 15% हमने इस साल रिडीम इन्वेस्ट किया था, सेम हम छोड़ देंगे। दूसरा कंडीशन है कि रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर इन द नेक्स्ट ईयर इज मोर देन द रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर इन द करेंट ईयर। इन दैट केस क्या करेंगे कि जितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सपोज कीजिए कि हम पिछले साल 2 लाख का तो किए हैं, तो 2 लाख का 15% 30,000 का डिवेंचर रिडीम्शन इन्वेस्टमेंट किया है। अगले साल 3 लाख का करना है, तो 3 लाख का 15% 45,000 होगा, तो हमको 15,000 और एक्स्ट्रा रिडीम करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इफ रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर इज इन द नेक्स्ट ईयर लेस देन रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर इन द, तो अब मान लो कि लेस देन है, तो जितना सपोज करो कि हमको नेक्स्ट ईयर फिर 30,000 रिडीम करना है, 2 लाख का रिडीम करना है, तो 2 लाख का 15% तो 30,000 होता है, और हमारे पास है कितना इन्वेस्टमेंट में, तो 45,000 है, तो 15,000 रुपया का हम रियलाइज कर सकते हैं। ओके, इन द केस द कंपनी इज टू रिडीम डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर एंड डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इन नेक्स्ट ईयर, amount of DRI proportionate to each redemption is realized. This ensures that investment in DRI is not less than 15% of the debenture yet to be redeemed. Okay? अब अगर मान लीजिए क्या कि सो ज़्यादा पैसा है तो 15% के इक्वल छोड़ के और रेस्ट सरप्लस पैसा को हम क्या करते हैं, रियलाइज करते चले जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने है, उसको देख लीजिए। Redemption of debenture in installment during the year and realization. Excel Limited is to redeem 6,006% debenture of ₹100 each in 3 equal installment during the year ended 31st March 2020 as follows. 2019 को on 31st July 2019, on 31st December 2019, on 31st March 2020. It will invest 6 लाख का 15% 90,000 इन DRI ऑन और बिफोर 30th अप्रैल 2019। ओके, एक ही साल के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर रहा है। एट द टाइम ऑफ रिडीम्शन ऑन 31st जुलाई इट में रियलाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000, चूँकि 90,000 का चूँकि इक्वल है 1/3 तो रिडीम कर लिया, तो 1/3 रियलाइज कर लेगा, फिर भी 60,000 बच जाएगा प्रोपोर्शन। फिर जब और 3 लाख रुपया रिडीम कर देगा, भाई 2 लाख रुपया और, तो क्या करेगा, और कुछ रिडीम कर लेगा। तो जैसे जैसे आप रिडीम करते चले जाते हैं वैसे वैसे उसी प्रोपोर्शन में डिवेंचर रिडीम्शन इन्वेस्टमेंट को रियलाइज भी करते चले जाते हैं। यानी गौर कीजिए, 6 लाख को आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर रहे हैं, तो 6 लाख के लिए आपने 15% यानी 90,000 का डिवेंचर रिडीम्शन इन्वेस्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया। 90,000 को भी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट लो, 30, 30, 30। तो जिस समय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को आपने रिडीम किया तो 1/3 आपने रिडीम कर लिया, तो डिवेंचर रिडीम्शन इन्वेस्टमेंट का भी 90,000 का 1/3 30,000 रियलाइज कर लिया। तो इन्वेस्ट करने के समय डिवेंचर रिडीम्शन इन्वेस्टमेंट टू बैंक करते हो, रियलाइज करने के समय जस्ट रिवर्स एंट्री पास आप कर रहे हो। फिर जब आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिवेंचर रिडीम करते हो, तो यानी कि क्या किए, 2 लाख पहले रिडीम किए, 2 लाख फिर रिडीम किए, तो कितना हो गया, 4 लाख आपने रिडीम कर लिया। तो 4 लाख का 15% 60,000 होता है, इसमें से 30,000 आप पहले रियलाइज कर लिए, 30,000 और रियलाइज कर लिए।
फिर अब लास्ट इंस्टॉलमेंट बचेगा, फिर 30,000 रियलाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से डिवेंचर रिडीम्पशन इन्वेस्टमेंट को हम रियलाइज करते हैं। जब हम डिवेंचर को आउट ऑफ प्रॉफिट जब रिडीम करते हैं, तो जैसा कि पहले भी आपने एंट्री देखा था कि जितने का डिवेंचर रिडीम करते हैं उसके इक्वल हम आउट ऑफ प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन या रिजर्व एंड सरप्लस से हम पैसा डिवेंचर रिडीम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिवेंचर रिडीम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक। जब हम इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करते हैं रिवर्स एंट्री करते हैं। जब हम डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो उस समय डिवेंचर को कैंसिल करते हैं, उसकी एंट्री हम लोग देख चुके हैं। पुनः देख लीजिए, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अगर प्रीमियम पे किए तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडीम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर डिवेंचर होल्डर्स को जब हम पे करते हैं तो डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। ऑन ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम डिवेंचर रिडीम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व, तो DRR टू जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर करते हैं। और डिवेंचर रिडीम्पशन इन्वेस्टमेंट में पर भी आपको इंटरेस्ट आएगा, चूँकि आप इन्वेस्ट किए तो इंटरेस्ट आएगा। तो उस इन्वेस्टमेंट पर जब इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, उसमें TDS काट के इंटरेस्ट मिलेगा तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न अकाउंट करते हैं। ओके, अब आइए एक एग्जाम्पल देखिए। ये एक एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पे। बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग 1,10,000 डिवेंचर of 10 each। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसको DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? चूँकि ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले क्या करेगा, डिवेंचर को कैंसिल किया, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, फिर डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। और ये क्या हुआ, लमसम में आपने रिडीम कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, वाई लिमिटेड, a listed company, issued 50,000 10% debenture of 10 each, redeemable at par on 30th June 2020. Company received an application of 55,000 debentures and the allotment was made on the pro rata basis. The debentures were redeemed on the due date. Investment was made on 1st April of the financial year in which the redemption is due. तो आप गौर करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आपने किया जब आप डिवेंचर का पैसा आया, जबकि आपने 50,000 इशू किया था, आपके पास पैसा कितने का आ गया, 55,000 डिवेंचर का। तो देखिए, आप 50,000 डिवेंचर जितना आप इशू किए थे उतना ही डिवेंचर का पैसा डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, बाद बाकी को आप लौटा दें। अब 5 लाख डिवेंचर को आपको कब रिडीम करना है, तो 30 जून 2020 को। 2018 को आपने इशू का एंट्री किया। अब देखिए 2020 में आपने क्या किया, 1 अप्रैल को, चूँकि 2020 में आपको रिडीम करना है। So on 1st April, what are you doing? On 1st April, आप क्या कर रहे हो कि जितने का डिवेंचर रिडीम कर रहे हो उतने के 15% के इक्वल आप क्या कर रहे हो, डिवेंचर रिडीम्पशन रिजर्व में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और 15% क्या हो गया, 5 लाख का 15% हो गया 75,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया। ओके, फिर उसके बाद देखिए, आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद क्या है कि अब उसके बाद देखो कि उसके बाद फिर हम क्या करते हैं
कि इन्वेस्ट करने के बाद हम फिर उस डिवेंचर को रिडीम करते हैं। तो आप देखिए कि डिवेंचर को 75,000 को उसने क्या किया कि इन्वेस्ट किया, और फिर उस 75,000 को इन्वेस्ट करने के बाद फिर क्या करते, डिवेंचर को कैंसिल करते, जैसे ऊपर में किया गया है। 10% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, और फिर हम वो क्या करते, वो डिवेंचर रिडीम्शन इन्वेस्टमेंट को हम फिर रियलाइज कर लेते। एक और एग्जाम्पल आप देखें, JK Paper Limited, an unlisted non-NBFC company, had 10,008% debenture of 100 each outstanding on 31st March, which are due for payment on 31st January. It was decided to transfer amount to DRR. अब देखिए, अब आपका 10,000 डिवेंचर 100 ईच का है, ओके, यानी कि 10 लाख का हो गया। 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख होगा, जो कि आप देखिए तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट से DRR में ट्रांसफ़र कर दिया। अब 10 लाख का ये आपने कब ट्रांसफ़र किया, आप 31 मार्च 2019 को आपने ट्रांसफ़र किया, चूँकि क्वेश्चन इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र, और 31 मार्च 2019 को पेमेंट करना है, 31 रिडीम्शन करना है 31 जनवरी 2020 को। तो उससे पहले 1 अप्रैल को 10 लाख का 15%, चूँकि 10 लाख का डिवेंचर है उसका 15% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो DRI टू बैंक। फिर 31 जनवरी से पहले उसने क्या किया, उसको रियलाइज कर लिया, बैंक टू डिवेंचर रिडीम्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर आप देखिए डिवेंचर को कैंसिल किया, 8% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर डिवेंचर होल्डर्स को हमने पे कर दिया, और उसके बाद डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में जो पैसा था उसे हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब हम समझते हैं कि आपको डिवेंचर रिडीम्शन के बारे में एक सटीक जानकारी मिल गई है, जिसमें गौर ये करना है कि कितना पैसा डिवेंचर में हमको ट्रांसफ़र रिडीम्शन में ट्रांसफ़र करना है, डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है, कब ट्रांसफ़र करना है, डिवेंचर को रिडीम करने के बाद जो डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व का पैसा है उसे हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। इन बातों को गौर करना है। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, जिसकी थियोरी हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके थियोरीज को आपके स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन है रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर इन लंप सम से रिलेटेड क्वेश्चन है। SRCC लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन has 20,000 9% debenture, okay, has 20,000 9% debentures. So you see that here it is non HBFC, non NBFC, HFC company has 20,000 9% debenture of ₹100 each outstanding as on 31st March 2019. These debentures are due for redemption at a premium of 10% on 31st March 2020. The company had a credit balance of 22 lakh in its surplus. Surplus means in the credit side of profit and loss, either balance in a statement of profit and loss. Instead of declaring a dividend, it decided to redeem the debenture. Okay. So you see,
Your total debenture is of 20,000. So 20,000 into 100, 20,000 into 100, that would be 20 lakh. Okay. So 20 lakh debenture you have to redeem. And since it is already mentioned here that you have already 22 lakh in the credit of your profit and loss account or surplus, so all the debentures are to be redeemed out of profit. And as we have already discussed it, that when debentures are to be redeemed out of profit, an equal amount of the redeemable debenture is to be transferred to the debenture redemption reserve account. And so you see here, statement of profit and loss account debit to debenture redemption reserve and transfer of profit to DRR, that is 20 lakh. Now, as per the rule, you know that if in the current year whatever amount of debenture is to be redeemed, an equal amount of 15% of redeemable debenture should be invested. For that you see here, debenture redemption fund investment account debit to bank account, and that is also to be invested before 30th April of the current year. So your total debenture is of 20 lakh and 15% of your 20 lakh is 3 lakh. Now before redemption we will realize the debenture. Here you see debenture has been realized. Realization of debenture. It is a realization. So debenture is to be realized. And how it is to be realized? For investment you see here debenture redemption fund to bank, and when you will realize it would be bank account debit to debenture redemption fund investment account. Now you cancel the debenture. Your 9% debenture, here it is 9% debenture. So you cancel 9% debenture, and that too is to be redeemed at premium of 10%. So 9% debenture debit, premium on redemption of debenture debit to debenture holder account. As you know, debenture is liability for the organization, so when debenture is to be cancelled, it will be debited. Premium on redemption of debenture will also be debited, okay, and debenture holder account will be credited. Now debenture holders is to be paid debenture holders account debit to bank account, because you see here already 22 lakh is in your surplus, okay. Now one question you will ask, that when it is being required 22 lakh amount is required, why only 20 lakh here has been transferred to DRR? Then you must know that at the time of issue, okay, here it is only you are being given that on 31st March 2019 there is outstanding debenture. So when it would have been issued, 10% of the debenture would have got transferred to डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व, यानी जिस समय ये इशू हुआ होगा उसी समय 10% इक्वल अमाउंट DRR में ट्रांसफ़र हो गया होगा। तो 20 लाख का 10% 2 लाख तो पहले से ट्रांसफ़र हो चुका है। आपको चाहिए टोटल 22 लाख रुपया चाहिए। सो रेस्ट जो 20 लाख रुपया है वो यहाँ पे हम लोग डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया। ओके, अब उसके बाद जब वंस डिवेंचर इज रिडीम्ड दैट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू the amount of debenture redemption reserve is transferred to general reserve. Let's discuss next question relating to debenture redemption reserve. The next question is, you see here, in the absence of the information given, you see our next question.
perhaps yes. The next question is like this. You see here. The next one question is issue and redemption of debenture in lump sum and balance in debenture redemption reserve account. Hitech Limited, an unlisted company, has 40,000 9% debenture of rupees 100 each outstanding as on 31st March. These debentures are due for redemption on 31st March 2020. Okay. Debenture redemption reserve has a balance of rupees 2 lakh on 31st March 2019. It decided to transfer the balance amount of DRR on 31st March 2020. Past journal entries. Now you see that at first you will have to invest the amount equal to the amount to be redeemed. Like you see here, your total 40,000 into 100, that is the 40 lakh debenture of rupees 40 lakh is to be redeemed during the current year. So an amount equal to 15%, 15% 40 लाख का जो 6 लाख होगा उसे हम क्या करेंगे, ये इन्वेस्ट करेंगे. तो डिवेंचर रिडीम्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट. ओके, 2 लाख रुपया आपके पास डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में है. ओके, अब यहाँ पे देखिए डिवेंचर रिडीम्शन फंड को आपने क्या किया, रियलाइज कर लिया. डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व और ये इन्वेस्टमेंट को आपने रियलाइज किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडीम्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. अब डिवेंचर को कैंसिल कीजिए तो 9% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट. फिर डिवेंचर होल्डर को पे कर दीजिए. ओके, और 40 लाख का जो 10% होता है, 40 लाख का 10%, 4 लाख जो कि डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में होगा उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए. ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि अब यहाँ पे ये समझिए कि 2 लाख रुपया का ऑलरेडी डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व का 2 लाख का बैलेंस था. ओके, अब यहाँ आपके यहाँ कि पिछले क्वेश्चन में 22 लाख में हम मान लिए थे कि 10 लाख का 10% पहले से होगा. ओके, और रेस्ट 20 लाख लिए. यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए आपको 40 लाख का डिवेंचर रिडीम करना है. 40 लाख का 10% 4 लाख होना चाहिए और डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व के बैलेंस में, लेकिन यहाँ बैलेंस में मात्र आपको 2 लाख रुपया दिया है. और यह भी क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि आपको टोटल डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करना. इन दैट केस डिवेंचर को मुझे रिडीम करना होगा आउट ऑफ कैपिटल. मात्र 10% के इक्वल अमाउंट ही बिफोर रिडीम्शन डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में जा रहा है और वो भी 2 लाख पहले से है. टोटल 40 लाख का 10% 4 लाख होना चाहिए. इसलिए पुनः आप देखिए कि ये जो 2 लाख रुपया है आपको पुनः इशू किया गया. अब उसके बाद आप गौर करें, ये 2 लाख रुपया आपको पुनः हमने ट्रांसफ़र किया डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व. अब जो आपने ये जो इन्वेस्ट किया था, ये 6 लाख को जो आपने इन्वेस्ट किया था उसे आप यहाँ रियलाइज कर लिए. ठीक है ना. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडीम्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यू रियलाइज इट. फिर 9%, अब डिवेंचर को कैंसिल किए तो 9% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट आपने कैंसिल किया. फिर डिवेंचर होल्डर को पे किया और जो आपके पास डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में जो पैसा था उसे आपने क्या किया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया. ओके, आइए फिर एक नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं हम. अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में, हालांकि पिछले ही क्वेश्चन का ये पे वर्किंग है कि डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में आपको चाहिए कितना पैसा, कितना होना चाहिए. तो डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में आपको 4 लाख रुपया 10% कम से कम होना चाहिए. ये देखिए वर्किंग है.
4 लाख होना चाहिए, जिसमें कि 2 लाख रुपया पहले से है, 2 लाख रुपया और लिया गया। But in the absence of the information regarding the date of investment, it is presumed that investment in a specified security is made on 1st April. However, it is already well established rule that before 30th April, investment is to be made. Let's come to the next question. Debentures of ₹100 is issued at 10% premium and repayable at par. In the following situation, your question is pass the journal entry in the book of Sri Limited for the issue and redemption of debenture of 15,000 and 10% debentures of ₹100 each issued at 10% premium repayable at par in the following situation. ठीक है, तो इशू किया गया था प्रीमियम पर, रीपे होगा पार पर। क्वेश्चन है इफ द कंपनी इज ए लिस्टेड कंपनी, if the company is a listed NBFC, if the company is an unlisted company, and if the company is an unlisted NBFC or HFC. You see, तो अगर कंपनी लिस्टेड है या लिस्टेड NBFC है, तो लिस्टेड कंपनी वेदर इट इज NBFC और HFC इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अमाउंट टू DRR। इस कंपनी को DRR में पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होता है। दे आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, यानी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। अब आइए, डिवेंचर कितने का था? 15 लाख का डिवेंचर 15% प्रीमियम पे था। तो 15 लाख का डिवेंचर जब 15% प्रीमियम पे होगा, तो आप गौर करें, तो 15 लाख प्लस 1,50,000 यानी 16,50,000 पैसा आएगा। ओके, अब जब हमको डिवेंचर रिडीम करना है, तो 15 लाख का 15% 2,25,000 रुपया मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर उस इन्वेस्टमेंट को हम रियलाइज करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, रियलाइज करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, फिर हम डिवेंचर होल्डर को कैंसिल करेंगे, डिवेंचर को कैंसिल करेंगे तो 10% डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, और फिर डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट। ओके, डिवेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर्स को पे करने के बाद हम उसे डिवेंचर होल्डर को पे करने के बाद जो पैसा बचेगा डिवेंचर होल्डर टू बैंक करने के बाद, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में उस पैसा को हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ द कंपनी इज अनलिस्टेड, क्वेश्चन सेम है, अनलिस्टेड NBFC और HFC, पैसा आया 16,50,000, हमने उसे डिवेंचर में ट्रांसफ़र किया। जब डिवेंचर ड्यू होगा तो हम डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट कैंसिल किए और डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिए, जैसा कि अनलिस्टेड NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन आर नाइदर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अमाउंट टू DRR नॉट टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड। फिर आइए देखिए क्वेश्चन जो है आपका, तो इस तरीके से ये एक और क्वेश्चन है आपका, प्रेस्टीज लिमिटेड एंड अनलिस्टेड NBFC इश्यूड इतना डिवेंचर पेबल 10% प्रीमियम, तो 30 जून को रिडीम करना है। ओके, रिडीमेबल एट पार। तो 1 लाख डिवेंचर 50 ईच का है, 10% प्रीमियम, तो 55 लाख रुपया 55 लाख रुपीज आपको आया। अब देखिए
कि डिवेंचर तो 50 लाख का है, तो 50 लाख का 10% आपका क्या होगा, सरप्लस में जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा, DRR में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट 5 लाख हम लोगों ने डाल दिया। फिर जितने का डिवेंचर मुझे रिडीम करना है, 50 लाख का डिवेंचर रिडीम करना है, उसका 15% डिवेंचर रिडीम्शन इन्वेस्टमेंट टू बैंक में जाएगा। अब उस पर क्या होगा कि हमें इंटरेस्ट भी आएगी, तो इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट कितना है, तो हमने 10% इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया है, तो 7,50,000 का 10% 75,000 हुआ। टोटल आप गौर करें तो 8,25,000 हो जाता है। अब 75,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पर TDS कटेगा, TDS कलेक्ट कीजिएगा, तो 7,500 आपका TDS कलेक्ट होके आपके पास आया कितना, 8,17,500 आपके पास आता है। अब डिवेंचर को कैंसिल कीजिएगा, 9% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, और डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व को क्या करेंगे, हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इंटरेस्ट जो अर्न हुआ है उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, जिसमें गौर ये करना है कि DRR में कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है, डिवेंचर रिडीम जो हो रहा है वो आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है या आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। इन सब बातों पे खासकर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब आइए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग